मैंने पहले बोल दिया खलीफा धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख, खलीफा का अभिप्राय होता है धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख। चलिए मतलब की चीज़ पे आई कहानी सुनिए। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही खलीफा की स्वतंत्रता पे 100 वर्ष तक भारत के लोग टैक्स देते रहे। कहानी छोटी सुन लेना, ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये टैक्स जाता रहा होगा। हम मनोविज्ञान की क्लास में पढ़ाया करते हैं कि क्या हुआ कि एक शिक्षक थे जो अक्सर अपनी क्लास में जैसे ही पहुँचते थे किन्हीं 4 बच्चों को रैंडमली खड़ा करके 4-4 डंडे मारा करते थे, और मारने से लड़का जैसे ही मारे उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते थे। तो लड़का एकदम शांत होकर साइलेंट होकर पढ़ा करते थे और कभी उद्दंडता नहीं करते थे। हुआ क्या कि मास्टर साहब किसी कारण बीमार हो गए, और बीमार होने की वजह से वो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं रहे। तो अपनी क्लास में डर के मारे क्या करते थे कि बच्चे उद्दंडता करेंगे, तो कहते थे चपरासी से जाओ, अब मेरा डंडा और मेरा रजिस्टर केवल डाइस पे जाके रख देना बस, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चपरासी गया और अपना डंडा और वो रजिस्टर डस्टर रख के चला आया। लड़के क्या प्रतीक्षा कर रहे थे, गुरुजी आएंगे, 4 लगाएंगे, रोज की तरह पढ़ाएंगे। डर के मारे बच्चे क्या रहे, शांत रहे। अगले दिन फिर चपरासी ने क्या किया, डंडा उठाया, रजिस्टर उठाया, डस्टर उठाया, डाइस पे रखा, बच्चे शांत बैठे हैं। तीसरे दिन बच्चों में थोड़ी शोरगुल मचा, चौथे दिन थोड़ा शोरगुल मचा, 5वें दिन डंडा लेके रजिस्टर हाथ में, पन्ने गायब, डस्टर गायब, गुरुजी गायब। अगले 15 दिन बाद मास्टर साहब विद डंडा, विद डस्टर, विद रजिस्टर फिर प्रवेश, और लड़के फिर क्या हो गए। 1 वर्ष बाद लगातार 1 वर्ष तक टैक्स जाता रहा, टैक्स जाता रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, मारेगा, नहीं नहीं टैक्स दे दो, मारेगा, नहीं नहीं टैक्स दे दो। 1 साल तक दिया, जब नहीं आया बोले अच्छा उल्लू बना रहा, हट कुछ टैक्स नहीं देंगे। तो जब नहीं टैक्स गया तो मास्टर साहब मीन्स गजनवी वापस कितने वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद आया लेके भाई डंडा रजिस्टर, फिर से चल टैक्स दे डंडा, यानी भारत वाले फिर से राइट टाइम हो गए। यही एक कहानी है जो सुटेबल बैठती है कि 100 वर्षों तक भारतीयों से टैक्स लिया गया केवल डरवा के कि आएगा मारेगा, आएगा मारेगा, डर के मारे हम क्या देते रहे, टैक्स देते रहे। और जब अब की बार आया टैक्स लेने तो उसने टैक्स ही नहीं लिया, हमको उधेड़ लिया, मार मार हमको लाल कर दिया। और कौन आएगा, महमूद गजनवी। आज उसी को लेकर कहानी सुनेंगे, पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठनी है। पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये गजनी है कौन, कहाँ से आया, इसके पीछे का ब्रीफ नहीं जानेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा। कहानी सुन लीजिए। ब्रीफ क्या है कि अरब ईरान में धीरे धीरे स्वतंत्र राजाओं का इतिहास बढ़ने लगा। स्वतंत्र राजा इसलिए क्योंकि वहाँ भी खलीफा को मानने के लोग तैयार नहीं थे। भाई देख लीजिए, मोहम्मद साहब को सब सम्मान करते हैं, उनके 2-3 वंशजों का सम्मान करेंगे, लेकिन 15वीं और 20वीं 25वीं वंशज को मानने को तैयार वही है भगवान चंडीकर, तुम मोहम्मद साहब नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे खलीफा का अधिकार क्या हुआ, समाप्त हुआ। छोटी छोटी इकाइयाँ अपने आप को बनाने लगी। अलप्तगीन एक गुलाम था ईरानियों के दरबार में, अरब के दरबार में, खलीफा के दरबार में रहता था, तो इसने ये महत्वाकांक्षी बहुत था। अलप्तगीन ने क्या किया, यहाँ से अपना सब बोरिया बिस्तर समेटा, सामान लिया और आ गया भारत के सिंध वाले क्षेत्र में, यानी अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में एक स्थान है, उस स्थान पर अपने आकर एक छोटी सी बस्ती को बसा दिया। ध्यान सुनेंगे, अलप्तगीन का अरब से काम क्या हो गया, खत्म। वो आ गया कहाँ, भारत के एकदम किनारे। अब आपका सवाल होगा कि सर ये पश्चिम क्यों नहीं गया, ये उत्तर क्यों नहीं गया, ये दक्षिण क्यों नहीं गया। एनीवन कोई जवाब दो। वहां जाओगे तुमसे खूंखार बैठे हैं, वो मार के तुमको उधेड़ डालेंगे यहूदी। पश्चिम जाओगे दक्षिण अफ्रीका तुमको चबा जाएंगे हुलू करके। तो तुम्हारे पास पूरब जाना तुम्हारे संभव है, दक्षिण से जो मध्य एशियाई लोग हैं वो तुमसे बराबर हैं, वो तुमको मार डालेंगे। तो एक विकल्प बचा। और उसके पहले भारत के बारे में मोहम्मद बिन कासिम बता चुका था कि वहाँ अपार धन भरा स्वर्ण नगरी है वहाँ। अब बताओ, जिसको कल्पना की परियां तुम लोगों ने देखा होगा, परी आएगी, डंडा छुआएगी और अमरीश पुरी ऋतिक रोशन बन जाएंगे, या ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, ऐसी कहानियाँ आप थी। और मोहम्मद बिन कासिम की कहानियाँ वहाँ सुनाई जाती रहेंगी, इतना घोड़ा लाद कर पैसा आया, इतना सोना लेकर आया। तो लोगों के दिमाग में था कि यहाँ जाने से अच्छा है एक बढ़िया खदान चल के, इसीलिए पश्चिम कहीं न जाकर कहाँ आया, पूरब में। यहाँ पे उसने अपनी बस्ती बना ली। जैसे उसने बस्ती बनाई, अलप्तगीन निपट गए, अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है। और जैसे मृत्यु हो जाती, इसका एक गुलाम है, उसका नाम है सुबोक्तगीन। ध्यान रखना, क्या नाम है, सुबोक्तगीन, जो कि इसका दामाद भी है।
जो इसका दामाद भी है और गुलाम भी है। वास्तव में ये पुत्र है पिराई का। ध्यान रखेंगे, पेपर में सिविल में पूछा गया था। सुबुक्तगीन के पिता का नाम पिराई था, जिन्होंने बेच दिया था दिरहम में किसको? अलप्तगीन को। किसको? सुबुक्तगीन को। अब सुबुक्तगीन किसका गुलाम है? अलप्तगीन का। ध्यान सुनेगा। अब याद करो, गुलामों की एक परंपरा चली आ रही। गजनी भी अपने गुलाम पालेगा, इसके बाद गोरी आएगा, वो भी गुलाम पालेगा। गुलामों की एक श्रृंखला जो फिरोज शाह तुगलक तक आएगी, ये पूरी परंपरा चलेगी। भारत में भी आर्टिकल 23 इसी चीज का उदाहरण है। क्या है आर्टिकल 23? बंधुआ मजदूरी किसी भी रूप में मान्य, दैट इज टेकन फ्रॉम हियर, यहां से लिया गया उसको, कि किसी रूप में गुलाम किसी को बनाया नहीं जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब क्या हुआ, सुबुक्तगीन यहाँ पर शासक हाथ बनता है, लेकिन सुबुक्तगीन के पास अपना राज्य विस्तार के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो कहता अगर पीछे जाऊंगा तो खलीफा मारेगा, तो बेहतर कहाँ चल पड़ो? भारत के अंदर। और भारत में ये क्षेत्र कौन सा है? पंजाब वाला क्षेत्र। और पंजाब वाले क्षेत्र में एक शासक शासन कर रहा है क्षत्रिय वंशी, वो कौन है? जयपाल। और सुबुक्तगीन जयपाल को पहले संदेशा भेजता है, देख भैया हमारे यहाँ खाए के लाले पड़े, काम कर, कुछ व्यवस्था करा। तो जयपाल ने कहा तेरे मैं ठेका ले रखा हूँ मैं तुम्हारा, हम अपने ऐसे आफत मची है, तुम्हारा हम कहाँ से ठेका लेंगे? इस आधार पर उससे देने से मना कर दिया। तो बोले दोगे नहीं तो छीन खाएंगे। मैंने पहले कहा था जिस देश में संसाधनों का अभाव होगा तो जो बलिष्ठ होगा वो मत्स्य नियम का पालन करेगा, जो बड़ी मछली होगी छोटी को खाएगी 100%। हुआ क्या कि सुबुक्तगीन ने इसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जयपाल बड़ा खतरनाक टाइप का आदमी था, यूं कहें कि बड़ा छलावा वाला आदमी था। जयपाल ने क्या किया, तुरंत ही अपनी सेना लेकर तो सुबुक्तगीन को मार के क्या कर दिया? भगा दिया। लेकिन जाते जाते इतना पैसा समेट लिया सुबुक्तगीन ने कि साल खान अपने सैनिकों को वेतन दे सके। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जितने लूमड़ हैं इनके किसी के पास स्थायी सेना नहीं है। अब स्थायी सेना रखोगे कैसे? क्या चाहिए तुम्हारे पास? तो खाने के लाले पड़े, स्थायी सेना। अच्छा ध्यान रखेंगे, गजनवी आएगा भाड़े के किराए के सैनिक लेकर आएगा, गोरी आएगा भाड़े के, क्या सैनिक रहे होंगे, किराए के सैनिक, चल युद्ध करे चली, पैसा मिली, ये भाड़े के सैनिक लेकर आया है सुबुक्तगीन। अभी गजनवी आएगा, वो भी भाड़े के सैनिक लेकर आएगा। अब स्थायी सेना क्यों नहीं रख पा रहे? अरे भैया स्थायी सेना रखने के लिए पैसा चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा था कि अगर मेरे पास काशी नहीं होती शायद स्थायी सेना नहीं होती। उन्होंने स्थायी सेना किसी के पास नहीं, सब लेकर आ रहे हैं। सुबुक्तगीन इनके बीच एक युद्ध होता है, जयपाल लेकर वापस चला जाता है। इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1997 में, 1997 में, और ये 997 जिसकी मृत्यु हो गई। इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था इस्माइल और एक का नाम था, इस्माइल मुस्कुराहट नहीं, इस्माइल, और एक का नाम था महमूद गजनवी। ध्यान रखेंगे, इस्माइल इनका छोटा बेटा है। किसका? सुबुक्तगीन का जो छोटा बेटा है इस्माइल, इसको वो अपना उत्तराधिकारी बना देता है, क्योंकि मुस्लिमों में उत्तराधिकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उत्तराधिकार की कहानी शुरू होगी इल्तुतमिश से, क्योंकि इल्तुतमिश से सब पहले सब गुलाम रहे हैं। इल्तुतमिश से शुरू होगा, उसकी बिटिया रजिया, रजिया के बाद फिर एक एक क्रम चलेगा। लेकिन उससे पहले गौर से देखो, कोई किसी का बेटा नहीं है। तो इसने भी अपने छोटे बेटे इस्माइल को बनाया, लेकिन 6 महीने ही बाद ये बेवकूफ़ आदमी भिड़ गया किससे जाकर? जब सुबुक्तगीन के साथ महमूद गजनवी भी आक्रमण में किसके साथ शामिल था? जयपाल के। तो जयपाल की सारी कमजोरियां कौन जाता था? महमूद गजनवी। उसने पूरी एक सेना बनाई, पूरी रचना क्या बनाई? जयपाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने 50,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई। ये सब भाड़े के टट्टू थे। भाड़े के टट्टू मतलब प्रत्येक छोटे छोटे कबीले से लोगों को बुलाया और उनसे कहा जितना जीतेंगे डिवाइडेड बाई पर्सन, जान गए होंगे, कुल संसाधन बटे कुल लोग। इसका मतलब भाई जो लक्ष्मीनियाँ मिलेगी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। जो जो युद्ध करना चाहता था, तो कहा जाता है आसपास के करीब 150 कबीलों ने उसका क्या दे दिया? साथ। और 50,000 की सेना लेकर घुस पड़ा किसको मारने के लिए? जयपाल को मारने के लिए। जयपाल और महान था। अभी मैं भारत का मानचित्र बनाऊंगा, कहाँ कौन शासन कर रहा था। जयपाल ने सबके हाथ जोड़ना शुरू किया, 2 बार तो मैं मार चुका हूँ, अब मेरा नंबर है मार खाने का, काम करो सब लोग मेरी मदद करो। सारे राजवंशों ने उसकी मदद करी। 50,000 की सेना थी किसकी? गजनवी की। प्रारंभिक दशाओं में तो यह लगा कि जयपाल ने कुछ ही सेकंड में गजनवी को कूट मारा, लेकिन गजनवी बहुत चालाक था। उसने क्या किया? अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया
और उनसे कहा कि एक साथ युद्ध करोगे सब मारे जाओगे, एक काम करो सब टुकड़ियों में बट जाओ और इन्हीं के जैसे कपड़े पहन लो, इन्हीं के जैसे माने सामने वालों को, और इन्हीं के बीच घुस जाओ और जहां मौका पाओ इनको निपटाना शुरू कर दो। ये चीज समझ नहीं पाया जयपाल, अपनी सेना मरते देख रहा था और ये सोच रहा था कि आपस में गाय मार रहे हैं एक दूसरे को। और थोड़ी देर बाद पता चला युद्ध का निर्णय नहीं, भारत के भविष्य का निर्णय बदलने वाला था। शायद जयपाल से अगर जीत जाते या जयपाल जी अगर जीत जाते तो शायद वहीं से इतिहास क्या हो जाता, ब्रेकअप हो जाता। लेकिन जयपाल हार गए और जयपाल की बहुत बुरी हार हुई। जयपाल की हार इसलिए बहुत बुरी हुई, एक तो संसाधन सारे चले गए, सारे राजाओं के जो सैनिक थे वो मारे गए, सारे राजाओं ने साथ देने से मना कर दिया, उसको बंदी बना लिया। गजनवी ने हत्या नहीं करी बल्कि छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया इतनी आत्मग्लानि हुई इसको कि इसने आग जलाकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया और आग में अपने आप को जौहर स्त्रियां करती थी, यहाँ जौहर कौन कर रहा है? जयपाल ने अपने आप को क्या कर लिया? आत्मदाह करके अपनी पहला शासक है पूरे इतिहास में जिसने अपने आप को आत्मग्लानि में क्या रखा है? जला डाला है। एकमात्र शासक है जयपाल। अब कहानी क्या हुई? सुबुक्तगीन के महमूद गजनवी का अगला आक्रमण होता है आनंदपाल के साथ, जो इसका क्या है? बेटा है। अब इसके साथ जब युद्ध होता है तो आनंदपाल पहले तो खूब सारा युद्ध करता है, लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में ये आनंदपाल उससे भी महान था। आनंदपाल ने दक्षिण भारतीयों से सहायता मान ली, चालुक से, चेर से, पांड्य से, ये सब पहुंच गए युद्ध करने के लिए। युद्ध में शायद आनंदपाल जीत भी जाता, लेकिन हुआ क्या, हर जब एक महान पुरुष होता है तब तक एक गद्दार होता है, और जब वो गद्दार जो होते हैं वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाते ही हैं। और उन्हीं गद्दारों में से एक ने सूचना देकर आनंदपाल की क्या करा दी? हत्या करा दी। इनका बेटा हुआ त्रिलोचन सिंह, ध्यान रखेंगे ये 3 पूछे जाते हैं। अगला बेटा कौन हुआ? त्रिलोचन सिंह। बहुत ध्यान सुनेंगे, त्रिलोचन सिंह अंतिम व्यक्ति है जो क्षत्रियों में अंतिम युद्ध करेगा। वो कौन है? त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह के बाद महमूद गजनवी राक्षस हो जाता है और उसे लगता है कि अब भारत को पूरी तरह से क्या करना है? समाप्त करना है। कुल 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण करेगा भारत पर। और विडंबना देखो, जब भी आक्रमण करेगा आएगा ठंडी में, ध्यान सुनेंगे, आएगा ठंडी में, और मार्च अप्रैल तक इस देश से क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। तो लोग मार खाते थे ठंडी में और हमेशा मार्च अप्रैल में वापस चला जाता, जिसका कारण क्या था कि जैसे ही भारत में बारिश शुरू होने वाली हो उससे पहले यहाँ से गोला। कारण यहाँ नदियों की, यस, पहला तो घोड़े पानी से डरते हैं, पहला कारण। दूसरा, नदियाँ उफान में होंगी, और जहाँ नदियाँ बाढ़ आई तो जितना हम लादे सोना घूम रहे हैं यहीं रह जाए, हमें लड़ाई झगड़ा करने मतलब नहीं। जैसे अप्रैल में हुआ यहाँ से गोला लेके चला जाता था, फिर इंतजार करता था किसका? ठंडी का। और फिर यानी भारतीय लोग इतने ठंडे थे कि वो ठंडी में कूटने आया करता था, हवाएं कूटे मारे पीटे लेकर यहाँ से चले। कितने सहनशील हैं इंडियंस, कितने लोग शक, कुषाण, हूण, यवन, यन, चालुक, चेर, पांड, इतने निघस हो आप। अंत में मुगल, फिर डच, फ्रांसीसी, और कौन बचा? अंग्रेज, और कुछ बचा हो वो ले लो। अभी हाल ही में रोहिंग्या भी घुसे आ रहे हैं। अभी 2022 की बात कर रहे हो। इतने सहनशील दुनिया में अगर कोई जाति है तो भारत में पाई जाती है। और आपको सहनशील नहीं, मेरी भाषा में बेवकूफ़ कहा जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, किसी के सामने तब तक आप नतमस्तक रहिए जब तक आपकी पीठ पे पैर रख के चढ़े ना। और दो गौर से देखिए, सब आपकी पीठ पे लात रख के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विडंबना देखो, सारे अरब कंट्री ने इतने दिन तक अबॉर्जन किया, हमारे यहाँ इतने दिन आक्रमण किया, इतना परेशान किया, इतना सहने के बाद भी आज भी भारत वसुधैव कुटुंबकम कहता है। पूरी वसुधा मेरा परिवार, हम सब खुश रहना चाहते हैं। और हम सब कितने दुख में हों, थोड़ी देर बाद हम खुश हो जाते हैं। और जितने नॉर्थ इधर के देश हैं, सब ईरान, इराक, बलूचिस्तान जितने हैं, वे आज भी उसी दशा में हैं जिस दशा में 917 में थे। सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए तो कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने आप में परेशान ना हो। और हम कितनों परेशान हो हमेशा खुश रहते हैं, और ये कितनों परेशान हो परेशान बने रहते हैं, ये खुश तो रह ही नहीं सकते। कारण ये है, इन्होंने हिंसा को अपना हिस्सा बना लिया। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ, हिंसा हमारा हिस्सा नहीं होनी चाहिए। बचपन से ही अगर आप हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा करेंगे तो मोरलिटी खत्म हो जाएगी, इंसानियत। और यही कारण है, आप गौर करो, पाकिस्तान आप कैसा देश है उसके बारे में बात करना,
कहा जाता है ना, 2 कौड़ी के व्यक्ति के लिए 2 मिनट भी बर्बाद करना बेकार है। तो उसके बारे में नाम ही लेने में गुस्सा आती। उसके बगल में अफगानिस्तान है। अभी हाल ही में आपने देखा कितना मजा आई वहाँ के ड्रामा में, देखा आपने, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म। उसके बगल में चीन है, छोटी आंख वाला, पूरा समय परेशान रहता है। उसके बगल में जितने भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान का नाम है शैतान टाइप का लगता है। ऐसे लोग देखो हमेशा परेशान रहते हैं। और इंडिया में अगर आप दाल चावल और नमक भी खा रहे हैं तो बाहर बैठ के मायावती मुलायम सिंह को गरियाता रहेगा और खुश रहता है, उसमें रहता है। इसीलिए कहा जाता इंडिया एक अलग ही। तभी तो अलबरूनी ने कहा था कि वहाँ जिंदा दिल लोग बसते हैं। मतलब क्या है, मर रहे होंगे, हों मौज होगा। गौर करिए, अगर कोई किसी ज्ञानी उधर वो निपट रहा है और इधर हम हंस रहे हैं, यानी कि हमें हर पल को खुश रहना आता। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं था। अब भारत में आने का 17 बार आक्रमण किया। एक आशीष सर के जो पूर्वज हैं वो कौन है? चंदेल शासक। एक चंदेल शासक था, गंगाधर नहीं, नालायक, विद्याधर। एक चंदेल शासक थे, उनका नाम था विद्याधर। यही एक शासक है जिसने गजनवी को हराया था, बाकी कोई शासक उसको हरा नहीं पाया। हार थी संधिवात को भी। यस, अरे वो तो चूक गए थोड़ा सा, यहाँ के स्थानीय राजाओं ने वो आल्हा उदल वाली गड़बड़ हो गया ना। फिर से लो, चलिए लिखिए इसको। पहले एक मैप बनाएंगे फिर लिखेंगे। अभी तो मैंने केवल आपको उसको प्रवेश कराया है। हमने ये देखा कि आया कौन। अब जो गजनी, ध्यान रखेंगे, गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? सुबुक्तगीन। लेकिन अगर किसी ने वास्तव में गजनी को गजनी बनाया तो वो था मोहम्मद गजनवी। और इतना पैसा लूटेगा यहाँ से उसका। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि भारत में आने के उसके पीछे रीजन क्या थे, पहला तो उसका खुला रीजन है कि उसको लूटना था, नंबर 1, ध्यान सुनना। दूसरा रीजन और था, अलप्तगीन का हमेशा प्रयास था कि अपने राज्य का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। तीसरा, वो मोहम्मद साहब को बहुत मानता था, ये वो चाहता था कि हमारे धर्म का क्या हो, प्रचार हो। तीसरा कारण, और सबसे बड़ा कारण था कि यश की प्राप्ति। जिसको ये चाहत हो जाए कि मैं यश प्राप्त करना चाहता हूं तो दुनिया को कुछ भी। सिकंदर के अंदर क्या था? केवल यश प्राप्त करने के लिए दुनिया जीती थी और कभी कोई युद्ध हारा ही, कोई युद्ध नहीं हारा। सिकंदर कभी, नेपोलियन कभी कोई युद्ध हारे ही नहीं। भारत में समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध हारे ही नहीं। यही स्थिति थी। इसमें ये चाहता था कि मैं यश प्राप्त करूं। विद्याधर ना फंसाए होते तो शायद ये भी कहा जाता कि भारत का नेपोलियन, क्योंकि ये भी कोई युद्ध हारा नहीं था। ये 2 ही बार फंसाता है, जयपाल के साथ, अपने बाप के साथ। जब पहली बार सुबुक्तगीन की लड़ाई किससे होती? जयपाल से। उस समय केवल हार के वापस जाता, वो भी बाप की हार कही जाती, बेटे की हार नहीं कही जाती। बाद को यही ठोकता है किसको? जयपाल को। चलिए एक मैप बनाइए फिर आगे चले। खैबर दर्रे से आया था, कहां तक पहुंचा? अरे मैं चित्र बना रहा हूं जी। हाँ रे, पूरा पढ़ा रहा हूं। चलो चित्र बनाओ, अपने आप जान जाओगे। हाँ ठीक ठीक, समझ गया। भारत का एक मानचित्र बनाओ। मैं उसका पूरा डिटेल ही बना देता हूं। पूरा मैप बनाना भारत का। और जो नहीं बना पाते वो कुछ बना लो, शकरकंद जैसा। देखो, हम लोगों को उधर से कोई लेना देना है नहीं तो उधर छोड़ दो, हमें इधर से ही लेना है। ध्यान से लिखना और ध्यान से बनाना। याद करो, जम्मू कश्मीर में वंश है कारकोट, पढ़ाया है मैंने। दूसरा है उत्कल, तीसरा है लोहार। यानी कौन है ये लोग जो जम्मू कश्मीर में शासन कर रहे हैं? एक एक करके मैं चल रहा हूँ। पहला शासक ये हो गए। दूसरा, खैबर दर्रे के आसपास के क्षेत्र, इसको कोड करेंगे ऐसे करके। ये खैबर दर्रा का क्षेत्र हिंदू शासक है, हिंदू शाही। यहीं पर है जयपाल, हिंदू शाही जयपाल। ध्यान से लिखो पूरा क्षेत्र एक तरफ से। उसके बाद बंगाल में है महिपाल, ये है बंगाल, यहाँ का शासक महिपाल। मैं पूरा भारत ही दिखा देता हूँ, मैं सोच रहा था यहीं छोड़ दें, पूरा भारत नोट कर लीजिए। यहाँ है महिपाल। उसके बाद है, इस पूरे क्षेत्र में चालुक्य शासन कर रहे हैं, जिसका नाम है भीम प्रथम। भीम सुना है? यहाँ का शासक है चालुक्य, उसका नाम है भीम।
यही है सोमनाथ का मंदिर। जब आएगा तो भीम शासन कर रहा होगा 1024 में, और वही लड़ाई होने वाली। यहाँ भीम है, और ये छोटा सा एक राज्य है, इसे कहते हैं बुंदेलखंड। बांदा के आसपास का क्षेत्र है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के शासक कौन है? विद्याधर। कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में विद्याधर शासन कर रहा है। इसके थोड़ा नीचे है परमार वंश, वो अलग सा बना लीजिएगा ताकि साइन त्रिकोणों का ना। ये है परमार शासन। परमार क्षत्रिय थे। परमार में ध्रुव शासन कर रहा था। मैं एक एक चीज पूरा ही क्लिस्टर किया। ध्रुव शासन कर रहा था, और इस समय यहाँ पर चोल शासन थे। चोल शासक राजेंद्र चोल फर्स्ट है, राजेंद्र चोल फर्स्ट है, यहाँ शासन कर रहा था। हो गया? हाँ बिल्कुल बांदा में है। हम यूपी तो है, ये यूपी है। हमने जान के उसको जोड़ा है ऐसे करके दिखाने के लिए, केवल एमपी और यूपी के बॉर्डर पर। अब गुजरात से नहीं जोड़ देंगे, उसकी सीमा गुजरात से नहीं जुड़ जाएगी, नहीं, वो दिखाने के लिए केवल है। यस, देखो फिर से देखो, ये यहाँ पर बुंदेलखंड के विद्याधर शासन कर रहे हैं। इसके नीचे वाले क्षेत्र में परमार शासन कर रहे हैं, जो कि क्षत्रिय शासक है। इसके पूर्व में चालुक्य शासन कर रहे हैं, जिसका शासक है भीम। बंगाल में इस समय शासन है महिपाल का। चोल शासन में इसमें राजेंद्र है। कारकोट उत्कल अगर यहाँ आप लिखना चाहें तो यहाँ का राजा है संग्राम सिंह। नहीं, ये सब चिरकुट टाइप के हैं। संग्राम सिंह, ये देखने से लग रहा कोई ढंग का शासक नहीं है। मैंने क्या कहा था, हर्ष के बाद कभी केंद्र के शासन रहा ही नहीं, तो मार खाओ, है ही नहीं। अब देखो ये आएगा, ये अपने आप को रखते कहाँ थे, ये अपने आप को ये वाला क्षेत्र ऐसे न करके ऐसे कर लीजिए। ये वाला अफगानिस्तान क्षेत्र, ये है गजनी। हाँ, अब गजनी से ये ऐसे प्रवेश करेगा, और जहाँ से प्रवेश करेगा इसका नाम है खैबर दर्रा। बस यही महत्वपूर्ण है। पेपर में आएगा गजनी ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से।